मोटिवेशन, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। तो इसमें प्रेरणा की विचारधाराओं को हमने दो भागों में विभाजित किया था। एक तो विचारधारा है और दूसरा आधुनिक मॉडर्न विचारधारा। तो ट्रेडिशनल थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, ये क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा कि ट्रेडिशनल क्या है, परंपरागत विचारधाराएं किस पर आधारित हैं। तो परंपरागत विचारधाराओं में तीन मुख्य बातों पर जोर दिया गया था। इसमें कौन कौन सी तीन मुख्य बातें थी इसमें परंपरागत के अंतर्गत? इसमें आपका पहला था भय या दंड, ठीक है, जो कि ये विचारधारा थी। दूसरा है विचारधारा, तीसरा है आपकी छठी जो विचारधारा होते हैं ये विचारधाराएं थी। तो इन तीनों के बारे में हमने चर्चा की और इसके बारे में हमने पढ़ा कि परंपरागत विचारधारा क्या है, किस पर आधारित है। अब हम आगे बढ़ते हैं मॉडर्न थ्योरी। तो मॉडर्न आधुनिक विचारधारा, मॉडर्न थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, इसके अंतर्गत चार मुख्य आपके प्रबंध शास्त्री हैं जिनके द्वारा जो विचारधारा, इस विचारधारा का उत्पादक जो है ये चार है। मास्लो की जो विचारधारा है ये आवश्यकता का आवश्यकता इस पर आधारित है, ठीक है। मास्लो भी कहा जा सकता है। मास्लो की आवश्यकता विचारधारा हर्ट्जबर्ग का मोटिवेशन है, ये अनुरक्षक तत्वों पर हाइजेनिक थ्योरी, या हाइजेनिक मैं ग्रेगर की विचारधारा जो है एक्स और एक्स एंड वाई थ्योरी है, ठीक है, जो इस नाम से जाना जाता है और ऐसा ही आपसे पूछा जा सकता है एक्स और वाई थ्योरी विचारधारा जो है इसको आप समझाइए, ठीक है। विलियम्स आउची की जो विचारधारा है ये जेड थ्योरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जेड थ्योरी या जेड विचारधारा आप भी कह सकते हैं, जेड विचारधारा इस नाम से ये जाना जाता है। अब हम एक एक थ्योरी को लेकर चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं मास्लो की विचारधारा, ठीक है। मास्लो की विचारधारा जो है इसके बारे में भी हमने बात की थी क्या? चलिए फिर भी यदि हमने लास्ट क्लास में यदि इसको कर लिया हो तो अभी हम ब्रीफ कर लेते हैं। अब इसमें हम चलते हैं, ये आधुनिक विचारधारा जो है इसके अंतर्गत हम चार विचारधाराओं को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मास्लो की विचारधारा, ठीक है। जैसे कि मास्लो की विचारधारा नीड पर आधारित है, आवश्यकता पर, है ना। तो विभिन्न प्रबंध शास्त्रियों और मनोवैज्ञानिक जो साइकोलॉजिस्ट हैं इन्होंने टाइम टू टाइम मोटिवेशन के लिए विभिन्न थ्योरीज का प्रतिपादन किया और इसको हम स्टडी की दृष्टिकोण से या इसके अध्ययन की दृष्टिकोण से इन विचारधाराओं को चार भागों में विभाजित किया। मास्लो की विचारधारा, हर्ट्जबर्ग की विचारधारा, ग्रेगर की विचारधारा और विलियम्स की विचारधारा। अब इसमें मास्लो की विचारधारा है ये आवश्यकता
या आवश्यकता की क्रमबद्धता की विचारधारा, मास्लोज नीड हिस्टोरिकल थ्योरीज। ठीक है, तो ये मानवीय आवश्यकता जैसे कि ह्यूमन नेचर होता है, हम आपने पढ़ा भी होगा और सुना होगा, आवश्यकता आविष्कार की जरूरी है और ह्यूमन नेचर होती है आवश्यकता। जैसे ही एक आवश्यकता पूरी होती है या एक आवश्यकता से व्यक्ति जो है संतुष्ट हो जाता है, उसकी प्रतिपूर्ति हो जाती है, तुरंत उसकी दूसरी आवश्यकता जो है वह जन्म ले लेता है। ये कंटिन्यूटी चलते रहते हैं, इसलिए कहा जाता है कि आवश्यकता एक तरीके से प्रक्रिया है, कोई भी आवश्यकता पूर्ण नहीं हो पाती है। आवश्यकता जैसे ही पूर्ण होती है, दूसरी आवश्यकता का जन्म वहां से प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार आवश्यकता और उसकी संतुष्टि, ये एक क्रम निरंतर चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है, और इसी कारण से आवश्यकताएं अनंत होती हैं। तो देखा जाए तो आवश्यकता एक ऐसी शक्तिशाली इच्छा है जिसकी संतुष्टि के लिए वह क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। यानी जैसे ही आवश्यकता महसूस होती है, उसके लिए हम एक्टिव होता है कि भाई हमको ये काम करना है, ठीक है ना। क्योंकि आपकी आधुनिक विचारधारा के अंतर्गत मास्लो की जो विचारधारा है, और इस विचारधारा में अब्राहम मास्लो जो है, मास्लो ने अभिप्रेरण की विचारधारा को आवश्यकताओं की क्रमबद्धता के आधार पर विकसित किया। इन्होंने ये कहा कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है और वह इनको पूरा करने के लिए एक क्रम को अपनाता है। क्रम को यानी कि स्टेप में, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो एक व्यक्ति में काम के प्रति उसकी रुचि, उसकी शक्ति, पावर जो है वो क्या होता है, जागृत होता है ना, और उसको करने के लिए वो आवश्यकताओं के पूर्ण होने के बाद दूसरी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की कोशिश करता है। यदि मान लीजिए जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो एक छात्र की आवश्यकता जो है वो उसकी पढ़ाई है। अब पढ़ाई करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है, पुस्तकों की आवश्यकता है, नॉलेज की आवश्यकता है। तो उसे वो प्राप्त करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए, वो उसका जो मेंटलिटी होती है, मस्तिष्क, उसमें एक तनाव उत्पन्न हो जाता है, और उस तनाव को कम करने के लिए वह क्या करता है, पुस्तक की खोज करता है, उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर साइकोलॉजी पार्ट आपका आता है। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार से मनुष्य के मस्तिष्क में जितना अधिक तनाव होता है, जितना अधिक उसका तनाव होगा, व्यक्ति उस आवश्यकता की संतुष्टि के लिए उतना ही अधिक प्रयास करता है। हम कहते हैं ना, हमारे दिमाग में जो चीजें चलती रहती हैं, जो नीड उत्पन्न हो रही है और जो नीड है, और उस नीड के लिए वो हम उतनी ही तेजी से उसके लिए प्रतिक्रिया अपनाते हैं। जैसे कि आपने अर्थशास्त्र में मांग और पूर्ति की नियम आपने पढ़ा है, डिमांड और सप्लाई। उसमें ये एक आपको बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है कि भूखा व्यक्ति है, और भूखा व्यक्ति जब उसके पास, भूखा जरूर है लेकिन उसके पास पूंजी है, पैसा है, लेकिन खाने के लिए नहीं है। तो भूखा व्यक्ति जो है अपने पेट निवारने के लिए, प्रथम निवारने के लिए कुछ भी कर जाने के लिए तैयार हो जाता है, अपनी सारी संपत्ति दूसरे को देने को तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी भूख शांत होते जाती है, वैसे वैसे वो अपनी संपत्ति को सेव करना चाहता है, बचाना चाहता है, उस पर बहुत अधिक खर्च नहीं करना चाहता है। तो इस तरीके से जैसे ही भूख होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति प्यासा है और पानी उसको नहीं दिया जा रहा है, तो वो क्या होगा, एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और वो अनुभव करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप पानी को प्राप्त करने के लिए उसको पानी चाहिए और उसकी आवश्यकता है। तो पानी के लिए वो क्या करेगा, अधिक से अधिक प्रयास करेगा ताकि वो उसको पानी मिल जाए और वह अपनी इच्छा को शांत करे, अपनी प्यास को बुझाए।
और आवश्यकताएं जैसे जैसे उसमें उत्पन्न होती जाती है वैसे वैसे वह उसकी संतुष्टि का प्रयास करते जाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य की आवश्यकताओं की उत्पत्ति, उनकी पूर्ति, ये क्रम उनके जीवन पर्यंत तक के निरंतर चलता रहता है। एक आवश्यकता पूर्ण होती है तो दूसरी आवश्यकता जो है वह जन्म ले लेता है, उत्पन्न हो जाता है। तो साइकोलॉजिकल जो मानवी है, मनोवैज्ञानिक, इन मानवीय आवश्यकताओं के विभिन्न प्रकार से इसको वर्गीकृत करता है, वर्गीकृत करने का प्रयास किया, उसको विभाजित किया, क्लासिफिकेशन किए। जैसे कि अमेरिकन की वैज्ञानिक मास्लो है कि अमेरिका के विख्यात मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल रहे हैं अब्राहम एस मैस्लो। इन्होंने विपरीत की विचारधारा प्रतिपादन किया। मैस्लो की आवश्यकता क्रमबद्धता की विचारधारा के अनुसार एक व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंतर में क्रमबद्धता पाई जाती है। क्रमबद्धता माने स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो एक व्यक्ति में कार्य करने के प्रति रुचि, उसकी शक्ति उत्पन्न करने, उसकी एक के बाद दूसरी आवश्यकता को क्रमबद्ध में संतुष्ट करना आवश्यक होता है। मनुष्य की प्रबल आवश्यकताओं की संतुष्टि कर अभिप्रेरित किया जाता है। तो मैस्लो के अनुसार प्रमुख मानवीय आवश्यकताएं जो हैं उनको मुख्य 5 बिंदुओं में विभाजित किया गया है। ठीक है, अब इसमें 5 जो मुख्य बातें हैं वो कौन कौन सी, हम बात कर रहे हैं अभी इसके अंतर्गत इन्होंने 5 भागों में इसको विभाजित, 5 मुख्य बिंदु। पहला पॉइंट इन्होंने ये कहा, जीवन निर्वाह की आवश्यकताएं। जीवन निर्वाह आवश्यकताओं का उन्होंने वर्गीकृत किया। तो ये जो आवश्यकता है, तो आवश्यकता मनुष्य की कौन कौन सी होगी? पहली क्या होगी? जीवन निर्वाह। ठीक है, माने कि भाई लाइफ जो है उसको वो किस तरीके से करता है, उसको चलाता है। ठीक है ना। तो ये आवश्यकताएं उसके लिए है, जीवन निर्वाह की आवश्यकताएं। अब जब जीवन निर्वाह जब करता है वो लाइफ स्टाइल के लिए कि भाई किसी भी तरीके से उसकी लाइफ जो है निकल जाए, तो दूसरी इसमें स्थिति जो उत्पन्न होती है वो है सुरक्षा की। वह अपने आप को सुरक्षित करता है। सुरक्षा, स्थायी, ये एक उत्पन्न होती है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, रोटी, कपड़ा और मकान, इनकी निश्चितता, निश्चितता। ठीक है, तीसरी आती है इसमें सामाजिक। मनुष्य बिना समाज के नहीं रह सकता है, सामाजिक प्राणी है। सामाजिक आवश्यकता है, समाज पर जब रहता है, समाज का वातावरण होता है तो उसमें समाज में वो क्या चाहता है? सम्मान चाहता है, नाम चाहता है, स्वाभिमान चाहता है। इसकी आवश्यकता महसूस करते हैं। और इसके बाद 5वां जो पॉइंट है ये आत्मविश्वास का है। आत्मबल या आत्मविश्वास, इसकी आवश्यकता। ये 5 मुख्य बिंदु मैस्लो ने बताए। ठीक है, अब इन आवश्यकताओं को इन्होंने इस क्रम में रखा। इन्होंने जो एक स्टेप बताया, आवश्यकताओं के 5 मुख्य क्रमबद्धता इन्होंने अपनी विचारधारा में। तो मास्लो के अनुसार व्यक्ति आवश्यकताओं की जो ये 5 क्रम है अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए करता है। जीवन निर्वाह के लिए, सुरक्षा, स्थायित्व के लिए, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए और आत्म आवश्यकताओं के, आत्मविकास आवश्यकताओं के। तो आवश्यकताओं के अगले स्तर पर जाने से पूर्व
जो प्रथम स्तर की आवश्यकता की पूर्ति होना आवश्यक होता है। जैसे ही व्यक्ति की एक स्तर की आवश्यकता पूर्ति कर लेता है तो वह अगली आवश्यकताओं की ओर अपनी शक्ति, अपने प्रयासों का अधिकार जमाने के लिए प्रभाव डालने लगता है। तो इस क्रम में व्यक्ति निरंतर आगे बढ़ता रहता है और आगे बढ़ने की सीमा प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। उसकी लिमिटेशन जो है वह हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। ठीक वैसे ही जैसे कि हम कहते हैं कि इच्छा भी हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। व्यक्ति विशेष के अनुसार से उसकी आवश्यकताएं, उसकी इच्छाएं, उसकी रुचि यह उत्पन्न होती है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं, इनकी आवश्यकताएं हैं, इसको समझते हैं। तो आधारभूत जो जीव, ये तो एक आधार है। जीवन निर्वाह क्या है? आधार, बेस है। इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो जो जीवन निर्वाह की आवश्यकताएं और उसकी शारीरिक आवश्यकताएं, फिजिकल नीड्स, ठीक है, साइकोलॉजिकल नीड्स, तो इसमें मास्लो ने जो विचारधारा इनके द्वारा जो प्रतिपादित किया गया उसमें इनका पहला प्रथम स्थान है जीवन निर्वाह और उनकी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए। अब इसमें मुख्य क्या होती है? जीवन निर्वाह के लिए क्या चीजें चाहिए किसी व्यक्ति को? जीवन निर्वाह के लिए कौन सी चाहिए? हम कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान। तो सबसे पहले बात क्या रही? जीवन निर्वाह के लिए क्या चाहिए? उसको खाना चाहिए, भोजन चाहिए। ठीक है ना? तो इसमें क्या हो गया उसका? भोजन, भोजन, पानी, वायु, ये चाहिए कि नहीं चाहिए? खाना चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, उसको शुद्ध पानी चाहिए, है ना, शुद्ध भोजन चाहिए, आवास चाहिए, रहने के लिए मकान होना चाहिए ना। उसके लिए रोटी कपड़ा और मकान, तीन बात हम कहते हैं, जिसको शॉर्टकट में आप कह सकते हो रोटी कपड़ा और मकान। ये प्रथम चीज है किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन निर्वाह करने के लिए। अब इसी को भी आप अलग अलग तरीकों से आप व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये आवश्यकताएं व्यक्ति को कार्य करने के लिए सबसे अधिक प्रेरित करती हैं। आप देखिए कि व्यक्ति जो है वो सबसे पहले अपने आहार के लिए, अपने खाने के लिए प्रयास करता है। जब वो खाने की व्यवस्था कर लेता है उसके जीवन निर्वाह के लिए, तो फिर आगे बढ़ता है, अपने तन पर कपड़े की व्यवस्था करता है। कपड़े की व्यवस्था करने के पश्चात वही देखता है अपनी उसकी आवश्यकताओं को, रहने की व्यवस्था करता है कि भाई मैं कहाँ रहूं। रहने के लिए है लेकिन खाने के लिए नहीं है तो भी दिक्कत है। खाने के लिए है, पहनने के लिए नहीं है तो भी दिक्कत है। तो ये आवश्यकताएं है, ये नीड है, ये बेसिक नीड है जिसकी वह पूर्ति करता है। तो ये आवश्यकताएं व्यक्ति को कार्य करने के लिए सबसे अधिक प्रेरित करती है और इन आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर व्यक्ति के लिए अपना जीवन व्यतीत करना जो है वो काफी कठिन हो जाता है। तो मास्लो ने कहा है कि जो व्यक्ति अत्यंत और खतरनाक रूप से भूखा है उसकी भोजन के अतिरिक्त अन्य किसी में भी कोई रुचि नहीं होगी। जैसे कि अभी आपने डिमांड और सप्लाई में एक एग्जांपल्स लिया था कि भी भूखा व्यक्ति है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है लेकिन उसके पास धन संपत्ति है, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वह सबसे पहले प्रयास करेगा खाने के लिए। उसके जीवन निर्वाह की वो प्रथम आवश्यकता क्या है? भूखा व्यक्ति तो नहीं रह सकता। ठीक है ना? तो उसके लिए वो कोई भी कीमत, प्रथम निवाले के लिए वो कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही थोड़ी उसकी भूख शांति होती है तो दूसरी निवाले के लिए वह प्रथम निवाले की अपेक्षा कम कीमत देने को तैयार होता है, अधिक कीमत देने को तैयार नहीं होता, क्योंकि वो भूख उसकी शांत हो रही है और दूसरी कीमत के लिए उसकी दूसरी आवश्यकताएं जो है वो वहां पर जाती है। तो वो भोजन का, जैसे कि भूखा व्यक्ति है उसको केवल सब चीज, उठते बैठते जागते सोते सब तरफ उसको क्या लगेगा? खाना ही दिखेगा और उसके लिए वो अधिक प्रयास करेगा। तो वो इन सारी चीजों को वो याद रखते हुए, सोचते हुए वो क्या करेगा?
उसकी भावना उत्पन्न होगी और भावना जैसे उत्पन्न होती है उसकी कल्पना करता है, वो चाहता है और इन आवश्यकताओं की संतुष्टि पर वह उनकी आवश्यकताएं जन्म लेती हैं, तो व्यक्ति को इन आवश्यकताओं के बारे में बार बार दिखता होती है। अब हम दूसरी बात आते हैं, उसमें दूसरा पॉइंट क्या उन्होंने कहा, सुरक्षा, स्थायी और निश्चितता। ठीक है, सेफ्टी, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी, ये तीन मुख्य नीड्स सुरक्षा संबंधी, यानी सेफ्टी नीड्स। तो इन आवश्यकताओं को हम और बांट सकते हैं, जैसे कि आपकी फिजिकल नीड्स, भौतिक सुरक्षा, इकोनॉमिक सेफ्टी, आर्थिक सुरक्षा, और मनोवैज्ञानिक अथवा मानसिक सुरक्षा, साइकोलॉजिकल सेफ्टी। तो जैसे ही व्यक्ति की आधारभूत जीवन निर्वाह की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, वह तुरंत आवश्यकताओं के आगे स्तर की ओर बढ़ जाता है, अर्थात सुरक्षा, स्थायित्व और निश्चितता की आवश्यकताओं की संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। व्यक्ति अपने रोजगार की सुरक्षा चाहता है, एम्प्लॉयमेंट की सुरक्षा चाहता है, स्टेबिलिटी की सुरक्षा चाहता है, सिक्योरिटी चाहता है वो। ठीक है, तो वो इन सिक्योरिटी को हम तीन भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन सी उनकी सुरक्षाएं कौन सी हो सकती है? पहला हमने लिया भौतिक सुरक्षा, ठीक है, फिजिकल नीड्स। दूसरी आवश्यकता हमने क्या किया? इकोनॉमिक, आर्थिक सुरक्षा। और तीसरा हमने मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजी, ठीक है, मनोवैज्ञानिक या मानसिक सुरक्षा। तो ये तीन मुख्य सुरक्षा, जो सेफ्टी है उसको तीन पार्ट में, भौतिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और फिर मनोवैज्ञानिक या मानसिक सुरक्षा। ठीक है, अब भौतिक सुरक्षा, इसके अंतर्गत हम किसको लेते हैं? जैसे कि मान लीजिए बीमारी है, दुर्घटना है, शारीरिक किसी भी प्रकार से नुकसान होता है, आक्रमण होता है, इन सब से बचाव के लिए वो सेफ्टी चाहिए। दूसरी आर्थिक सुरक्षा, इकोनॉमिक नीड या इकोनॉमिक सेफ्टी। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी संपत्ति की सुरक्षा चाहता है, आपकी सुरक्षा चाहता है, वृद्धा अवस्था के लिए उचित व्यवस्था करना चाहता है, ताकि उसको उस समय जीवन निर्वाह में किसी भी प्रकार से कोई परेशानी ना आए। और मनोवैज्ञानिक और मानसिक सुरक्षा जो है, साइकोलॉजिक सेफ्टी, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो अनिश्चितताओं से व्यक्ति छुटकारा कैसे पाए, न्याय है, सहानुभूति है, इसकी वह आशा रखता है। तो ये सुरक्षा जो है ये महत्वपूर्ण हो जाती है। ये दूसरी पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरी नीड, तीसरी आवश्यकता क्या है? सामाजिक आवश्यकता। तो सामाजिक आवश्यकता, सोशल नीड, मानव जो है, जैसे कि हम कहते हैं कि ह्यूमन नेचर होता है और मानवीय गुण है कि वह ग्रुप में, समूह में रहता है और ग्रुप समूह जो है वह समाज बनाता है, यानी कि सामाजिक प्राणी। हम कहते हैं ना कि मनुष्य जो है वह सामाजिक प्राणी, समाज में रहना पसंद करता है, वह एकजुट रहता है, ग्रुप में रहता है। तो मानव सामाजिक प्राणी है, वह समाज से पृथक नहीं होना चाहता, यानी कि वह समाज से अलग नहीं रहता है। समाज में रहने के लिए सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना उसकी परम आवश्यकता हो जाती है। तब वह आधारभूत जीवन और जीवन निर्वाह, सुरक्षा, इसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के पश्चात वह समाज पर ध्यान देता है। ठीक है, समाज में उसका एक स्टेटस हो गई, सामाजिक हो, ठीक है, यानी कि भाई अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ वह मिलकर अपना समय व्यतीत कर सके।
तो सामाजिक प्राणी होने के नाते वो चाहता है कि समाज के अन्य व्यक्ति उसे समाज का एक अभिन्न अंग समझे। तो मास्लो ने इन्हें सामाजिक आवश्यकताओं के नाम से विभिन्न किया। यदि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो फिर उनके लिए समाज में रहना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके मन में हमेशा एक भय जो है वो व्याप्त होता है, कहीं उसका समाज से कोई बहिष्कार ना हो जाए, और इसके परिणाम स्वरूप वो समाज में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए सामाजिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने की पूर्ण कोशिश करता है और उसकी पूर्ति करने की चेष्टा करता है, प्रयास करता है। तो ये आपके सामाजिक नीड, सोशल नीड्स हो गए, सामाजिक आवश्यकताएं। आगे बढ़ते हैं सम्मान या स्वाभिमान। तो सम्मान एवं सम्मान की आवश्यकता, व्यक्ति जो है स्टैंड फॉर स्टेटस, ये भी महत्वपूर्ण। मनुष्य की अहम आवश्यकताओं में अहम आवश्यकता मतलब कि ईगो, ठीक है, ये आगे आप प्रबंधन विचारधारा में आगे आप पढ़ेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसके अंतर्गत पॉइंट आएगा व्यक्ति की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में चीजों की आवश्यकता होती है, तो उसमें एक ईगो होगी अहम, ईगो अहम, ठीक है। यहाँ पर हम उसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब नहीं करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो व्यक्ति सम्मान व पद की आवश्यकताएं, स्टेम्स और स्टेटस नीड्स, ये मनुष्य की अहम आवश्यकताएं यानी कि ईगो नीड्स कहलाती हैं। तो प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि समाज में उसका मान सम्मान हो, जहां वो काम कर रहा है वहां उसकी पद प्रतिष्ठा कायम रहे, वहां उसकी मान सम्मान हो, तो उसमें उसी अधिकार और शक्ति ये प्राप्त हो, तो उसे अच्छे कार्य करने के लिए सम्मान मिले, पदोन्नति के पर्याप्त उसको अवसर प्रदान। इसमें आवश्यकताएं तो जीवन भर संतुष्टि नहीं होती, परंतु कुछ आवश्यक ही संतुष्ट हो पाती। तो व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होने के पश्चात सम्मान और स्वाभिमान की आवश्यकताएं जन्म लेती हैं। तो इस प्रकार की आवश्यकताओं की क्रमबद्धता जो है वो चौथे स्थान पर है। इन आवश्यकताओं में मान्यता प्राप्त करने की इच्छा, प्रतिष्ठा, अहम शांत करने की इच्छा, ईगो नीड्स जो है उसको संतुष्ट करने की इच्छा, यदि प्रत्येक व्यक्ति इन आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रदान करता है, किंतु उसकी सभी आवश्यकताओं की संतुष्टि हो पाना संभव नहीं है। इन आवश्यकताओं में से कुछ की संतुष्टि हो जाती है और कुछ की नहीं हो पाती, और यही कारण है कि इसमें निम्न स्तर के कर्मचारी को ना तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त अवसर मिल पाता है और ना ही उसकी संतुष्टि के लिए अधिकतम महत्व देना पड़ता है। तो ये मुख्य बातें होंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, इसमें लास्ट पॉइंट जो है मास्लो की आवश्यकता की क्रमबद्धता में भी एक पांचवा और अंतिम पड़ाव है जिस पर व्यक्ति सबसे अंत में ध्यान देता है। प्रत्येक की यह इच्छा होती है कि जो कुछ उसमें बनने की योग्यता है वह उसकी योग्य बन जाए, और इसी को हम आत्मविकास की योग्यता कहते हैं। तो आत्म प्राप्ति या स्वयं के विकास की आवश्यकता सेल्फ एक्सप्रेशन नीड्स। तो इस प्रकार की आवश्यकताओं में मनुष्य जितना बनने की योग्यता उसकी क्षमता रखता है उतना वह बन जाए। जैसे कि एक कलाकार कला आकृतियां बना सके, संगीतकार संगीत बना सके, कवि कविताएं लिख सके, मनुष्य की इस प्रकार की इच्छा को हम आत्म प्राप्ति या स्वयं के विकास की आवश्यकता कहते हैं। तो मास्लो ने कहा कि मनुष्य क्या बन सकता है, वह क्या बनना चाहिए। What a man can be,
ही मस्ट बी, आमतौर पर मनुष्य अपने निम्न स्तर की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं और इस स्तर पर नहीं पहुंच पाते। तो मास्लो के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति एक क्रम में करता है। मनुष्य सबसे पहले अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसके पश्चात सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसके पश्चात सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, फिर मान सम्मान स्वाभिमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसका सृजन करता है, फिर आत्म विकास के लिए वह सृजनात्मक कार्य करता है। तो इस प्रकार से आवश्यकताएं वह पूरी करता है और इस क्रम के साथ साथ वह बढ़ने की सीमा में प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। जैसे जैसे एक व्यक्ति अंतिम लक्ष्य आत्म प्राप्ति की ओर बढ़ता है, यह प्रगति कठिनता बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो मनुष्य का प्रत्येक कार्य किसी न किसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इन आवश्यकताओं को मौलिक रूप से मास्लो ने 5 मुख्य बातों में बांटी थी। ठीक है, तो ये आपकी मास्लो की विचारधारा और इसकी मान्यताएं जो है विचारधाराओं की, तो मनुष्य की जो 5 आवश्यकताएं हैं वह निश्चित प्राथमिकता क्रम में होता है। जैसे कि ये प्राथमिक है, सबसे पहले वो जीवन निर्वाह देगा, फिर वो अपना सुरक्षा का व्यवस्था करेगा, सामाजिक व्यवस्था करता है, सम्मान की व्यवस्था करता है, सम्मान को देता है, विकास करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके मास्लो के सिद्धांत जो है, मास्लो की विचारधारा वो पूर्ण होती है। इसमें कुछ इनके विचार आलोचनाएं भी हैं इस विचारधारा की, जैसे कि मास्लो द्वारा दिया गया आवश्यकता प्राथमिकता क्रम सदैव एक सा नहीं रहता है, क्योंकि वह अलग अलग होती है। व्यक्ति की नीड्स अलग अलग होती है, तो उसके क्रम को बदल सकता है, एक क्रम नहीं हो सकता। यह जरूरी नहीं है कि जब तक मनुष्य की निम्न आवश्यकताएं संतुष्ट ना हो कुछ आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दे। होता है, आप देखिएगा व्यक्ति भूखा रहता है लेकिन मकान की व्यवस्था में लगा हुआ रहता है, वो अपने छत की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए प्रयासरत होता है। तो ये आलोचना है। जैसे कि हमने कहा कि जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है, बहुत से आप प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि खाने के लिए वो अपनी कटौती कर देगा, लेकिन रहने के लिए व्यवस्था में जुटा हुआ रहता है, वो कोशिश करता है कि वो उसके लिए व्यवस्था हो, अपनी नीड्स जो है उसको कम और ज्यादा करता है। तो ये तो जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में ही व्यक्ति जो है व्यवस्था करे। तो मनुष्य का व्यवहार केवल आवश्यकताओं द्वारा ही निर्धारित नहीं होता, आवश्यकताओं के अलावा अन्य आपके एलिमेंट्स होते हैं जिसमें व्यक्ति जो है व्यवहार बिहेवियर में भी उसका परिवर्तन होता है। मनुष्य इतना दूरदर्शी नहीं होता है कि वह अपने भावी आवश्यकताओं को पूर्वानुमान जैसे ही लगा सके। आवश्यकताओं का महत्व भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया समय के अनुसार से उसकी आवश्यकताएं जो है घटती और बढ़ती रहती है। आवश्यकताओं को एक दूसरे से अलग अलग स्वतंत्र वर्ग में तर्कसंगत नहीं किया जा सकता। आवश्यकताएं जो है वह सब अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है, उसको तार्किक नहीं की जा सकती कि ये आवश्यकता महत्वपूर्ण होगी या ये आवश्यकता महत्वपूर्ण। आवश्यकताओं को एक दूसरे से अलग या स्वतंत्र वर्ग में रखना भी तर्कसंगत नहीं होता। आवश्यकता और अभिप्रेरण के बीच कोई प्रत्यक्ष कार्य कारण संबंध कैजुअल रिलेशनशिप प्रतीत नहीं होता। यह जरूरी नहीं है कि असंतुष्ट आवश्यकताएं मनुष्य की सकारात्मक तरीके से एक दिशा में प्रेरित करें, वे उसे निराशा और निष्क्रियता की ओर भी ले जाता। तो इस तरीके से आज हम मास्लो की विचारधारा को जाना समझा। नेक्स्ट विचारधारा के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका नेक्स्ट क्लास होगा, आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको कोई पॉइंट समझ में ना आए तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम।